एक पेज सभी लोग छोड़ देना, वो जो लास्ट टॉपिक था उसका मैं भेजा नहीं था, वो भेज दूंगा क्लास के बाद। तो उसमें लिख लेना सारा लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर लिख लेना, और एक और टॉपिक लिख लेना उसमें, एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। और एक टॉपिक है जो पहले एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास वाले में, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब ये दोनों टॉपिक कितना भी समझ लो कोई खास फायदा नहीं होता है, बस वहां पे अच्छे से लिखना होगा। अगर आया क्वेश्चन तो मतलब एक दो कोई इसमें से आता है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर का तो जो लॉस है उसका नाम याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं बोल के उसमें जो लॉस होता है ये वाला ध्यान रखना, एडी करंट लॉस, और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। इसके बारे में एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जब भी आया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे, और उसको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। प्रणाम। इसको इस वाले टॉपिक को नोट कर लो, एक में लिख लेना एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर का भी भेज दूंगा, और एक लॉसेस इन ट्रांसफार्मर का तो बता दिया था कैसे लिखना है, 4 पॉइंट। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ये वाला टॉपिक ध्यान में रखना। अभी देखो इस पे सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया हुआ है पहले, वो करवा दे रहा हूँ। मतलब इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, वो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। The primary coil of an ideal step-up transformer has 100 turns and transformer ratio or turns ratio is also transformer ratio or turns ratio is also 100. The input voltage and the power are 220 volt and 1100 watt. Calculate, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ NS। इसका मतलब समझ में आ जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया और किस तरीके से क्वेश्चन में निकालना है। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप। अब जैसे ही ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का फिगर बना लेना, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो कि कौन सा टर्म पूछ रहा है और कौन सा दिया। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप, अगर ये दिया गया है आइडियल स्टेप अप, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझा दूंगा। स्टेप अप कहने का मतलब इनपुट से ज्यादा आउटपुट का वोल्टेज आएगा, जितना इनपुट दिया गया है। जैसे देखो, द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 220 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है, और जो इनपुट पावर है वो है 1100 वॉट। तो इनपुट से ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, मतलब इनपुट वोल्टेज से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए, तभी वो स्टेप अप होगा।
स्टेप अप कहने का मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 टर्न्स है, एंड ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो इज आल्सो 100। इस वाले वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा अभी, और ये सारा दिया गया है। तो जैसे देखो अगर मैं ट्रांसफार्मर बनाता हूं ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ, और यहाँ पे लोड होता है, लोड वाला पार्ट ये होता है, ठीक है। तो इस वाले में प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। तो प्राइमरी कॉइल NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 100 है। उसके बाद देखो ट्रांसफार्मर रेशियो को K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, K इज इक्वल टू N2/N1 याद रख सकते हो, और NS/NP। तो चाहो तो कॉपी में नोट करके लिख लो। जहां पे एक बॉक्स बनवाया था तुम लोगों को, उसमें कुछ ऐसा लिखवाया था, देखो क्या लिखा हुआ था बॉक्स में, कुछ ऐसा, वोल्टेज इन सेकेंडरी अगर ऊपर होगा, ये ध्यान रख लेना तुम लोग, जैसे वहां पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अपॉन प्राइमरी। देखना बॉक्स में पहले क्या लिखवाया था, सभी लोग बताओ। जो बॉक्स था लास्ट क्लास में जो लिखवाया था उसमें ऊपर क्या है बताना। NS/NP, और दूसरा क्या है VS/VP, क्या है IP/IS होगा, और NS/NP ये वाला होगा, ठीक है। इसी को हम K बोलते हैं, इज इक्वल टू K लिख लेना। जहां पे K होता है टर्न्स रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो। जो याद करने वाला पॉइंट है वो समझ लो पहले, ये जरूरी नहीं है कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं। तो VS और VP ये वाला जो टर्म होता है ना, सिमिलर टर्म ये भी होता है, VS/VP है तो NS/NP होगा, वेयर S इज सेकेंडरी, P इज प्राइमरी। अगर करंट का हम बात करेंगे तो करंट रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया भी था, पावर का फॉर्मूला था वोल्टेज इनटू करंट, और हमें पता है कि वोल्टेज और करंट इक्वल अगर होंगे तो वेयर VS इंटू IS किसके इक्वल होगा, VP इंटू IP के इक्वल होगा। लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं वोल्टेज का VS/VP, तो वहां से आता था NS/NP या IP/IS, तो ये तीनों के इक्वल K होगा, और K का नाम क्या होता है, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो, जो कि इस पूरे के लिए वैलिड है। तो जो बॉक्स बनाए थे उस बॉक्स में ये वाला ऐड कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? टर्न्स रेशियो को समझना है तो यहां से समझ सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS/NP। ये चीज को ध्यान रखना, यही होता है टर्न्स रेशियो। तो देखो द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 प्राइमरी का, और टर्न्स रेशियो दिया गया है NS/NP कितना दिया गया 100। तो टर्न्स रेशियो को हम K से डिनोट करते हैं। इनपुट वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इनपुट मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल कितना दिया गया है, वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल 220 वोल्ट। अच्छा, द पावर, इनपुट पावर कितना दिया गया है, पावर इन द प्राइमरी कॉइल वो कितना दिया गया है 1100 वॉट, ये सारा दिया गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या क्या है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी। इसको फिगर को नोट कर लो, फिर मैं समझा दे रहा हूं, और जिन लोग को समझ में आ रहा है वो लोग कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने का। पहले तो बता दो कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा हो ये टॉपिक। क्वेश्चन है बस लिखो, क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ से, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप, यहाँ से नोट कर लो क्वेश्चन।
उसके नीचे फिगर ही बनाया हो बस। और जो लास्ट टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा होगा उसमें देखो कॉपी में एक बॉक्स बना हुआ होगा, उस बॉक्स में इस रेशियो के सामने के लिख लेगा, और के का नाम होता है टर्न्स रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो। इसको नोट कर लो, अभी कुछ बताया नहीं हूँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये सारा टॉपिक क्वेश्चन का है ये पार्ट, बाकी लोग सॉल्व करने का कोशिश करें, सॉल्व होना चाहिए। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला बात है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखो देखो क्या क्या पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दिया गया है, और क्या क्या दिया गया है, जो जो दिया गया ये बताना। यहाँ पे दिख रहा है सभी को, बोलो सभी को यहाँ पे दिख रहा है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल दिया गया है 100, वोल्टेज इन प्राइमरी दिया गया है 220, और साथ में टर्न्स रेशियो दिया गया है, मतलब NS अपॉन NP 100, ये तीनों पॉइंट दिया गया। और साथ में क्या दिया गया, पावर, द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर, मतलब इनपुट पावर दिया गया। पावर कैसा दिया गया, प्राइमरी कॉइल वाला पावर, पावर इन द प्राइमरी वो भी कितना है 1100 वॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में पहला पार्ट बोला गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी निकालने के लिए। अब बताओ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी पता है और ये 100 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है 100 इज इक्वल टू कितना होगा 100, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 10,000। कुछ भी नहीं करना होता है, बस डेटा सही से लिखना है। यहाँ पे जो भी दिया गया ना उसका करेक्ट फॉर्म, ऐसा नहीं पता ही नहीं चले हमें कि कौन सा वोल्टेज दिया गया। देखो इनपुट वोल्टेज एंड द पावर, हाँ ये बोल सकते हो कि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड देना चाहिए। ठीक है, ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक वर्ड देना चाहिए रेस्पेक्टिवली, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये इनपुट वोल्टेज था और ये इनपुट पावर था, तो ये दिया गया था। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी समझ में आ गया सभी को। अब देखो पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा सभी को, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आ गया हमारे पास। अब निकालना था नंबर ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब वैल्यू ऑफ करंट कैसे कैसे निकाल सके, तो पहला चीज अगर ध्यान से देखोगे तो हम इस फॉर्मूले का ना हर एक जगह यूज कर सकते हैं। NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, बस ये ध्यान रखना है। इसमें तो सेम चलेगा, NS अपॉन NP है तो VS अपॉन VP होगा, लेकिन करंट वाले में उल्टा होगा, क्या होगा IP अपॉन IS होगा। और इन सब का वैल्यू किसके इक्वल होता है, K के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पता है, हमें NP पता था, हमें NS पता था, हमें K पता है, ये वाला टर्म। अब देखो क्या क्या पता है, वोल्टेज इन प्राइमरी भी पता है, और हमें निकालना क्या है सेकंड पार्ट में, करंट इन प्राइमरी। तो हम किसका किसका यूज कर सकते हैं ये देखो ध्यान से। हम यहाँ पे करंट इन सेकेंडरी भी हमें नहीं पता है, ऐसा कुछ जो बाद में निकालना था, तो हम यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अगर हम प्राइमरी का बात करेंगे तो वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी होगा। अब देखो प्राइमरी कॉइल में पावर कितना दिया गया है 1100, और वोल्टेज इन प्राइमरी कितना दिया गया है 220, तो करंट इन प्राइमरी निकल के आ जाएगा, इससे 5 टाइम्स हो जाएगा। करंट इन प्राइमरी कितना आ गया 5 एम्पीयर। इसको नोट कर लो सभी को, इसके नीचे फिर बताना। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ सकते हो, ऐसा कोई डाउट का चीज है नहीं, बस तुम्हें फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। पावर इन प्राइमरी मतलब इनपुट कॉइल में
यही है इनपुट और यही है प्राइमरी, यही है आउटपुट और इसी का नाम होता है सेकेंडरी। तो पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी। तो पावर इन प्राइमरी कितना दिया गया था 1100, वोल्टेज इन प्राइमरी क्वेश्चन में दिया गया 220, तो करंट इन प्राइमरी निकाल सकते हैं और वो कितना आएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो थर्ड पार्टी, देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, करंट इन प्राइमरी आ गया, थर्ड है वोल्टेज इन सेकेंडरी। अब वोल्टेज इन सेकेंडरी कैसे निकलेगा, तो हमें क्या क्या पता है, आईपी पता है और एनएस एनपी वीएस वीपी पे 3 पार्ट तो पता है। एनएस बाई एमपी थर्ड पार्ट में क्या यूज करेंगे, एनएस बाई एमपी इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी। एनएस कितना आया है देखो 10,000 अपॉन एनपी कितना है 100 इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी नहीं पता, वोल्टेज इन प्राइमरी 220, यहां से ये कटेगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी आ जाएगा 220 इंटू 100, मतलब ऐसा कुछ ये आ गया। थर्ड पार्ट वोल्टेज इन सेकेंडरी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट बोला है आईएस बताओ, आईएस कैसे पता चलेगा, इस वाले इक्वेशन और इस वाले को यूज कर लो या फिर इन दोनों को यूज कर लो, बस इतना यहां से निकाल सकते हो। आईएस जब निकालना है तो क्या लिखो, आईपी अपॉन आईएस इज इक्वल टू के। आईपी कितना आया है देखो, आईपी आया 5 अपॉन आईएस इज इक्वल टू के कितना होता है 100, तो आईएस कितना निकल के आएगा 5 अपॉन 100 मतलब 0.05 एम्पियर। ये फोर्थ पार्ट हो गया आईएस। अब पावर इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी क्या होता है बताओ, वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। तो फिफ्थ पार्ट है पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी करंट इन सेकेंडरी। वोल्टेज इन सेकेंडरी आ चुका है 220 इंटू 5/100 1100। और सीधा ये भी सोच सकते थे इनपुट पावर जितना होता है ना उतना ही आउटपुट पावर होता है, पावर में लॉस नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कंसीडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बात नहीं करते, तो वहां पे जितना इनपुट पावर होता है उतना ही यहाँ पे आउटपुट पावर भी आता है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन में जो इनपुट पावर था वो भी 1100 है और जो आउटपुट पावर है वो भी 1100। तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर। और शायद क्वेश्चन जो मैं लिखवाया था उसमें दिया गया है देखो, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब वो जो ट्रांसफार्मर है उसमें कोई लॉस नहीं है, प्राइमरी में जितना पावर होगा उतना ही सेकेंडरी में होगा। अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिए सभी कोई, ऊपर का तो नोट कर लिए होगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर रिसेंट में सबसे ज्यादा पूछा हुआ टॉपिक है, तो याद रखना ये सब पूछता है और पूछे जाने वाला टॉपिक है। एक तो इसका थ्योरी याद रखना और क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी दिए गए एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है इसका, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछता है। अच्छा कभी क्वेश्चन में मान लो आइडियल वर्ड नहीं भी दिया रहेगा तो समझना है कि हम लोग के सिलेबस में आइडियल ट्रांसफार्मर ही पढ़ना है, तो जो भी ट्रांसफार्मर है वो आइडियल रहता है।
चलो इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। कोई बताएगा इसका आंसर? इस वर्ड का मतलब कोई समझा सकता है? एंड लोड इन सेकेंडरी कॉइल इज 100 ओम। इस वर्ड का मतलब कोई समझा सकता है? देखो एट एम्पियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे आ गया तुम्हारा, बस यही चाहिए था मेरे को। कॉपी खोल लो भाई। आवाज आ रहा है मेरा? अब देखो मेरा आवाज ही नहीं पहुंच रहा होगा। कोई नहीं, 2 तारीख को कोचिंग खोलेगा फिर मेरा ही राज होगा, है ना अभिषेक? इतना जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। चलो देखो, लोड का मतलब होता है कि इस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है वो दिया गया है 100 ओम, ठीक है। बेसिकली रेजिस्टेंस मानो या इम्पीडेंस भी मान सकते हो, आर या जेड दोनों मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो क्या क्या दिया गया है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो N1 या NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल दिया गया है 500, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी थाउजेंड, वोल्टेज इन प्राइमरी 200 और रेजिस्टेंस दिया गया है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं लिखूं NS अपॉन NP, ट्रांसफार्मर दिखे सबसे पहले जो गिवन डेटा है ना उसको लिख दो, फिगर बना लेना और ये वाला बात को वहां पे लिख देना। एंड बस ट्रांसफार्मर में यही फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये वाला, और आइडियल नहीं है हम लोग के सिलेबस में, और ये दोनों इक्वेशन। तो देखो क्या क्या दिया गया है, एनपी एनएस दिया गया है, वीपी दिया गया है, क्या निकल सकता है? वीएस निकल सकता है, तो वीएस निकाल लेंगे। वीएस निकालेंगे अगर तो देखो क्या आएगा, एनएस 1000 अपॉन एनपी कितना 500 इज इक्वल टू वीएस नहीं पता है और वीपी पता है 200। इसको सॉल्व करने पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1000 इंटू 2/5, तो 5 डे से 2 टाइम्स वीएस आ गया, वीएस आ गया 4 वोल्ट, 400 वोल्ट, ये वोल्टेज इन सेकेंडरी आ गया। तो देखो क्या क्या आ गया, एनपी एनएस वीपी पता था, वीएस हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है ना, हमें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट आईपी। अब आईपी निकालने के लिए तुम इस वाले इक्वेशन को, इस वाले वैल्यू को किसी एक इक्वेशन से इक्वेट करोगे, तो तुम्हारे पास आईपी भी नहीं है और आईएस भी नहीं है, दोनों नहीं है, बाकी 4 टर्म तो पता है।
ये भी पता हो गया के क्या होता है, टर्न्स रेशियो, वो भी पता है। तो इस वाले इक्वेशन से जिसको भी इक्वेट करोगे उसमें यही इक्वेशन का ना ही आईपी पता है ना ही आईएस पता है, तो हमारे पास दो अननोन। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्किट में मान लेते हैं करंट होता है आईएस और इस वाले में होता है आईपी। तो सेकेंडरी कॉइल में हमें रेजिस्टेंस पता है और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज पता है। ये तो इंफॉर्मेशन के लिए लिखवाया हूं, हर एक ट्रांसफार्मर के लिए सारे फॉर्मूले इसी गोला के अंदर है, ठीक है, जो भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक। अब हम इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाएं, रेजिस्टेंस हमें पता है और करंट वोल्टेज पता है, तो हम लिख सकते हैं V is equals to IR, तो Vs is equals to IS into voltage in secondary coil is equals to current in secondary coil into resistance, और यहां से हमारा Vs कितना है देखो 400 और IS हो गया, और यहां से R भी पता है हमें, R कितना है नीचे कर दूं इसको, R कितना पता है 100, तो IS आ गया, कितना आया IS 4 एम्पियर आया। अगर IS आ चुका है 4 एम्पियर तो हम इस इक्वेशन को किसी इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो NS अपॉन NP भी हमें पता है, चाहे VS अपॉन VP भी हमें पता है, वहां से सॉल्व करके बताओ सभी कोई कि करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना आएगा, किसी भी इक्वेशन को इन दोनों को इक्वेट कर लो आपस में। NS NP पता है, IS मैंने निकाला है और तुम लोगों ने IP निकालना है, बस ये IP निकाल के बता दो। बताओ कोई आंसर बताओ, इसको यूज कर लो बस यहीं पे, यहाँ पे अगर यूज करोगे तो कितना आएगा देखो। NS कितना है देखो 1000, NP कितना है 500 इज इक्वल्स टू IP हमें निकालना है, IS कितना है 4 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 2, IP का वैल्यू आ जाएगा 4 into 2 8 एम्पियर आ जाएगा। करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर वेयर इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 4 एम्पियर। तो कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए वो सारा हम लोग निकाल सकते हैं इस वाले सर्किट से। इस वाला जो फॉर्मूला लिखा था ना ट्रांसफार्मर के लिए, जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद करके रखना, सारा क्वेश्चन इस पे बन जाएगा। नोट कर लिए सभी को इसको? अब लिख लो, टॉपिक लिख लो, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है ऐसी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो लिख लो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट देख लो, इसमें जो डीसी सप्लाई होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट सप्लाई जो होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 0, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन होता ही नहीं है वहां पे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन जो भी हम बोले वो वाला बात ही नहीं होता है इसमें। डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट सप्लाई होता है और कंटिन्यूअस कांस्टेंट करंट होता है, वहां पे कोई साइकिल वगैरह नहीं बनता है। अगर तुम ग्राफ देखोगे एसी का तो कुछ ऐसा बनते जाएगा, डीसी का देखोगे तो ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है जी। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ठीक है। कैपेसिटर ब्लॉक करने का मतलब करंट फ्लो नहीं होता है उससे, कैपेसिटर से अगर डीसी सर्किट होगा,
ठीक है, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। अगर हम ध्यान से देखें, एक्स सी का फॉर्मूला, ठीक है, मैं वो वाला आंसर इसका बता रहा हूं कि मैथमेटिकली तुम कैसे याद रखोगे। कई बुक में इसका लिखा रहेगा, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिया जाता है सीबीएसई में। पहला ऑप्शन होता है किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करने का, और दूसरा होता है किसी भी क्वेश्चन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने का। दोनों का मार्क्स जो मिलता है वो सेम मिलता है, ठीक है। और दोनों लिख रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, तुम्हें फुल मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो किसी एक पार्ट पे फोकस रहो। अगर मैथमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाता है तो वो लिख के आओ, नहीं तो थ्योरेटिकली लिख सकते हो। देखो एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ओमेगा इंटू सी, सभी लोग को याद होगा। कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर का जो हम लिखते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ये इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो कितना होता है, Xc इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। अब बताओ अगर डीसी दिया जाएगा तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे 1 बाई 2 पाई एफ का वैल्यू 0 इंटू कैपेसिटेंस कुछ भी लगाओ, उससे क्या मतलब है, नीचे पूरा 0 हो जाएगा, और 1 बाई 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो एक्ससी का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। कब, जब कैपेसिटर को डीसी सप्लाई दिया जाएगा। कैपेसिटर को जब डीसी सप्लाई दिया जाएगा तो उस वक्त एक्ससी का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहां से अगर हम करंट निकाले कैपेसिटर वाले सर्किट में तो क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन जेड, या V अपॉन एक्ससी लिखते हैं कि नहीं बताओ। कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर हम करंट लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू V अपॉन एक्ससी लिखते हैं, या फिर याद होगा तुम्हें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस होता है करंट इंटू एक्ससी। ये वाला सभी को याद होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस I इंटू एक्ससी। तो यहां से I निकाल लो, V अपॉन एक्ससी होगा, चाहे तो इसको VC लिख लो। तो एक्ससी का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो यहां से अगर VC कुछ भी हो, अगर तुम एक्ससी का वैल्यू इनफाइनाइट दोगे तो करंट इन द कैपेसिटर कितना आएगा, 0। कैपेसिटर में करंट जाएगा ही नहीं। और उसका एक्सप्लेनेशन है कि उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करता है वहां पे, वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो उसके कारण से जो करंट आता है वो 0। दैट इज वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। सबसे फेवरेबल क्वेश्चन है बोर्ड का, 2-3 बार पूछ चुका है। वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। इस क्वेश्चन में किसी को अब डाउट तो नहीं है, कैसे वहां पे लिखना है, इतना लिख के आओगे सफिशियंट है कि करंट उस वाले में 0 हो जाता है, इसलिए कैपेसिटर डीसी को सपोर्ट नहीं करता है। कैपेसिटर तभी वर्क करता है जब एसी सप्लाई होता है। नोट कर लिए सभी को इसको, बताओ। इस वाले क्वेश्चन को तो याद रखना, बोर्ड प्री बोर्ड में भी पूछता है। और कहीं भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि डीसी सप्लाई अगर कहीं भी दिया जाए तो उसको एक चीज मान के चलना कि डीसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है 0, और उसके बाद चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो। अगर इंडक्टर होता है तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, तो हम वहां पे यूज करते हैं 2 पाई एफ एल, और एक्ससी वाले में क्या यूज करेंगे, 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो देखो अगर 0 है तो एक्सएल कितना आता है, 0, लेकिन एक्ससी कितना आ जाता है, इनफाइनाइट। किसके लिए बात हो रहा है, फॉर डीसी। डीसी के लिए एक्सएल क्या होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आता है, 0, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है इनफाइनाइट। तो इसके कारण से ये ध्यान रखना है कि डीसी पे कैपेसिटर वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। एसी पे वर्क करता है बस। तो इस चीज को चाहो तो नोट करके लिख लो नीचे, इस वाले वर्ड को।
एक्सेल का मतलब सभी को पता है, एक्सेल का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये वर्ड ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का कोई आंसर बताएगा? दो सौ बीस वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। वाई? अच्छा ये बताओ, ये जो 220 वोल्ट लिखा हुआ है ये कौन सा वैल्यू लिखा गया है? RMS वैल्यू है या फिर पीक वैल्यू है? RMS वैल्यू है 220 या पीक वैल्यू? किसी को नहीं पता है? ठीक, RMS वैल्यू होता है 220 वोल्ट। अगर कहीं पे AC लिखा हुआ है मतलब वो जो लिखा हुआ है वो RMS है। 220 वोल्ट AC, तो V RMS दिया गया है 220 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे जो 220 वोल्ट दिया गया है ना DC के लिए, इसका मतलब क्या होता है? देखो फिगर से समझ में आ जाएगा सभी को। अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, अगर AC होता तो ऐसा कुछ होता, मैक्सिमम वैल्यू होता है V0 और मिनिमम वैल्यू होता है -V0। ठीक है, और अगर DC होता, अगर DC होता तो हर वक्त उसका जो वैल्यू होता वो सेम होता। ठीक है, वोल्टेज का जो वैल्यू होता वो सेम होता, और उस वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है 220। उसमें डीसी में हम बेसिकली ना आरएमएस का बात करते हैं ना एवरेज का बात करते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू है वो हर वक्त कितना रहेगा? 220 रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो डीसी होता है उसमें तो कांस्टेंट V इज इक्वल टू 220 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा एवरी टाइम, एवरीवेयर, कांस्टेंट फॉर डीसी। ये तो हर वक्त इतना ही। ठीक है, लेकिन जब एसी का बात हम करेंगे ना, तो एसी में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? V0 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -V0 होता है। ठीक है, और इसके ये किसके लिए था? एसी के लिए था। एसी के लिए आरएमएस वैल्यू दिया गया है। तो हम अगर इसका V0 निकालना चाहेंगे ना, तो V0 कितना होगा? √2 टाइम्स VRMS होगा। VRMS का वैल्यू क्या होता है? V0 अपॉन √2। तो V0 कितना हो गया? √2 इंटू VRMS। अब देखो √2 का वैल्यू होता है 1.414, और VRMS कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 220 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 311 वोल्ट आएगा। तो जब एसी वोल्टेज, मान लो हम एसी का बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू का बात कर रहे हैं, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि ये जो 220 वोल्ट है वो कैसा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। अब मान लो हम इसका बात कर रहे हैं, तो इसका एसी जो आएगा हमारे पास, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 311 और मिनिमम होगा -311। लेकिन जो हमारे पास डीसी आएगा उसका हर वक्त का वैल्यू होगा 220। तो डेंजरस कौन होगा? जिसका ज्यादा वोल्टेज या जिसका ज्यादा करंट, वो ज्यादा डेंजरस होगा। तो मतलब 220 वोल्ट एसी तो नाम है, लेकिन इस एसी का पीक वैल्यू +311 से लेके -311 तक वेरी कर रहा है। लेकिन डीसी का अगर हम बात करें तो हर वक्त 220 ही है।
तो ये वाला ज्यादा खतरनाक है इससे। इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा लिखा है कि सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे एसी डेंजरस है ज्यादा या डीसी, तो एक बार कंफर्म कर लेना कि एसी में आरएमएस का ही बात हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मैक्सिमम का बात हो रहा है। और वो कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब आरएमएस है, अगर लिख दिया आरएमएस तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एकदम लिखा हुआ है कि पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 220 एंड फॉर डीसी इट इज 220, मतलब उसका आरएमएस उससे भी कम होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर सेम वैल्यू दिया गया है तो एसी ज्यादा डेंजरस होता है डीसी से, रीजन कि उस एसी का जो पीक वैल्यू होगा वो उससे ज्यादा होगा, और कितने टाइम्स ज्यादा होगा, √2 टाइम्स। वहां से आंसर कितना आ जाएगा, 311। तो यहां पे लिख सकते हो हेंस एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ये आ गया समझ में सभी को, या पूछना है इसमें किसी को? अगर आ गया है तो लिख लो इसको। इस क्वेश्चन का आंसर कौन एक्सप्लेन करेगा, एसी और डीसी सोर्स का डिफरेंस क्या होता है, इसका आंसर कौन एक्सप्लेन करेगा? स्वार्थ बताओ इसका आंसर। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तुम लोग को यही नहीं पता है एसी और डीसी में डिफरेंस? अभिषेक कब जागोगे? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कैसे हो गया बताओ? ठीक है, पहला बात तो जो बोले हो, अरे ठीक है तुम ही बता दो। तुम तो ये भी देखते रहते हो ना कि सर को आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ, वही तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, अगर सर को नहीं आता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो स्वार्थ, कभी भी ये मत बोलना कि एसी का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। एक बार फ्रीक्वेंसी जो हम सेट कर दिए वही फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगा। तुम्हें मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2πf रख सकते हो। इस ओमेगा या f का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, ये यही रहता है। इसके कारण से करंट आएगा ना, तो उसमें भी ओमेगा सेम होगा, एफ सेम होगा, बाकी सारा चीज चेंज हो सकता है। ऐसे भी याद रखना, इंडिया में अगर कहीं पे जनरेट होता है एसी तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 50 हर्ट्ज होता है। हाँ ये बोल सकते हो कि एसी का जो आरएमएस ये जो वैल्यू होता है हर वक्त बदलते रहता है। क्यों बदलता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव होते रहता है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वी नॉट माइनस वी नॉट। तो कभी ये मत बोल देना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, उसका जो वैल्यू है हर वक्त बदलते रहता है, ये बोलना होता है, ठीक है। और डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, और डीसी में जो कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज मिलते रहता है। अगर हम करंट का बात करेंगे तो करंट मिलेगा, वोल्टेज का बात करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर वक्त पूछा जाता है कि क्या होता है एसी और डीसी सोर्स में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट इसमें तुम लोग को लिखना है कि ये सारा मत लिख लेना, पहला तो एसी और डीसी में ऐसे बना लो छोटा सा, एसी और ये डीसी। पहला चीज देखो,
इट्स वैल्यू चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट जो एसी होते हैं, डीसी होते हैं, इट हैव ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसमें लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी 0। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में फ्रीक्वेंसी 0 होगा। हाँ, ये यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन इंडिया में जो होता है वो 50 है। ये तो हम जो जनरेट कराते हैं वो, ऐसे हम ऑसिलेटर वगैरह जो आता है उससे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का भी यूज करा सकते हैं, 1000 हर्ट्ज भी आता है फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो बस इतना याद रखोगे, यही डिफरेंस वहां पे काम आएगा एसी और डीसी के बाद। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कल के क्लास से हम लोग 8th चैप्टर पढ़ेंगे, जो पार्ट फर्स्ट का पहला मतलब पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एसी का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 7 सुन लो, 7.1 से लेके 7.9 तक सॉल्व कर लेना, जिसको जो डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, कोचिंग जब खुल जाएगा तो ये होमवर्क चेक कर लूंगा, और नहीं होगा तो फिर ठीक।